ये देश इन तीनों आयामों से बना हुआ है, जहाँ भाषिक बहुलता भी है, भारतीय भाषाएं तो अनेक रूप में हैं, और हिंदी का तो कहना ही क्या। संयोग से इसमें हम हिंदी दिवस के रूप में, विश्व हिंदी दिवस के रूप में, पूर्वोत्तर के संदर्भ में जो सबसे पहली बात मेरी रखने की इच्छा हो रही है वो है पूर्वोत्तर के राज्यों का मानव समूह। दरअसल पूर्वोत्तर भारत उस अर्थ में नहीं भारत है जिस अर्थ में आज हम आप लोगों के बीच में देखते और समझते हैं। वहां का जो मानव समूह है वो कालक्रम के हिसाब से 4 मुख्य मानव समूहों से निर्मित है। आस्ट्रिक, मंगोलियन, आर्यन और द्रविड़। आस्ट्रिक, मंगोलियन, आर्यन और द्रविड़, इन 4 मानव समूहों से धीरे 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 विकास क्रम में निर्मित होता चला आया। और ये जो मानव समूह है इन्हीं के सामाजिक ताने बाने में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का निर्माण धीरे धीरे हुआ, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। हालांकि वो गलत टर्म है, अगर आपको कहना ही है तो 8 सिस्टर कहने में क्या दिक्कत है, लेकिन वो चलन है 7 सिस्टर्स कह देते हैं। असम को उन 7 सिस्टर में शामिल नहीं करते हैं, उसके अपने कारण हैं। असम का जो मानव समूह है, असम का खास तौर पे, वह जो है विशेष रूप से आर्यन, द्रविड़ और मंगोलियन, आस्ट्रिक नहीं, 3 मानव समूह से बना हुआ है। इसमें जो आस्ट्रिक मानव समूह है ये इन 4 में सबसे प्राचीन माना जाता है। यहां तक कि वहां की एक जनजाति है बोडो। अगर बोडो के इतिहास को थोड़ा जाए तो बोडो की प्राचीनता आर्यों जितनी मानी जाती है। भारत में जब आर्य आए, आप पुस्तक उठा के देखिएगा तो बोडो इतने प्राचीन है जितने की आर्य माने जाते हैं। और वो बोडो असम के मूलतः नहीं है, असम के मूलतः वो नहीं है, वो दक्षिण तिब्बत से है। जो बोडो की मूल जो वहां की उत्पत्ति है वो दक्षिण तिब्बत से, फिर धीरे धीरे वो असम में आए और बस गए। बोडो के बाद वहां पर एक और मानव समूह है जिसको हम लोग कहते हैं अहोम जाति, जो 1200 लेकर 1700 शासन किए। अहोम भी असम के नहीं थे मूलतः, वह भी दक्षिण चीन से माने जाते हैं। दक्षिण चीन से शान प्रजाति से, शान प्रजाति एक थी जो कि धीरे 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 माइग्रेट करते हुए असम में आती है। 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक उनका शासन होता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश काल शुरू हो जाता है। आस्ट्रिक जो जिसकी चर्चा हमने की, यह खासतौर पर मेघालय में केंद्रित होती है। मेघालय जिस राज्य से हम जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारा शिक्षण कार्य हो रहा है। और वो आस्ट्रिक है, वो आस्ट्रिक खास तौर पर उनकी अपनी भाषा थी, और भाषा इतनी प्राचीन मानी जाती है कि ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से लेकर बर्मा तक उस समय की भाषा प्रचलित थी, आस्ट्रिक भाषा। तो ये जो भाषा के निर्माण की प्रक्रिया है ये इन जनजातियों के बीच में धीरे धीरे आरंभ होती है। और इनका जो सामाजिक ताना बाना है इस पर विशेष रूप से मैं फोकस करना चाहता हूं। सामाजिक ताना बाना जिस अर्थ में हम आपको भारतीय ताना बाना कहते हैं, उस अर्थ में तो बिल्कुल है ही नहीं। जिस सामाजिक ताने बाने में हम जी रहे हैं, जिस सामाजिक ताने बाने की छाया या संस्कार या निर्माण हमारा हुआ है, वहां बिल्कुल नहीं, एकदम भिन्न है। उसके कारण है, ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि पूर्वोत्तर के जो कुछ देश, जैसे मैं कुछ देशों का नाम ले दूं, थाईलैंड, बर्मा, चीन, तिब्बत और मध्यकाल में मंगोल की जो अपनी क्षेत्र रहा है, ये करीब करीब 5 देशों का, अगर तिब्बत को मान ले तो, इन
5 देशों की जो संस्कृति रही है, जो समाज रहा है, जो भाषा रही है, जो जीवन पद्धति रही है, वही पूरे पूर्वोत्तर में असम को छोड़ करके पूरे पूर्वोत्तर के निर्माण के मूल कारण में है। असम भी पूर्वोत्तर का है, लेकिन असम क्यों नहीं शामिल हुआ, इसके बड़े गहरे कारण हैं। हालांकि असम एक ऐसा राज्य है जिसमें एक दो नहीं, लगभग 28 प्रकार की जातियां जनजातियां मिलती हैं, लेकिन असम को मूलतः जनजाति प्रांत नहीं माना जाता है। असम को जनजाति प्रांत नहीं मानते। क्योंकि मैं आता जाता रहता हूं असम में, थोड़ा बहुत मैंने देखा है, तो मैं समझ सकता हूं कि असम को जनजाति प्रांत क्यों नहीं माना जाता है। असमिया भाषा की जो लिपि है वो पूर्वी नागरी लिपि है। अब यहां से समझिए लिपि कैसे एक कल्चर को पूरी तरह से बदल देती है। उसका एक उदाहरण असम के ले सकते हैं। उसकी लिपि पूर्वी नागरी है, और ये जो पूर्वी नागरी है ये बांग्ला का भी लिपि है। केवल भाषा वैज्ञानिकों ने 2 वर्णों को छोड़ करके लगभग सारी बांग्ला लिपि असमिया लिपि है, केवल 2 वर्ण उसमें भिन्न है। इसके साथ एक है विष्णुपुरिया मणिपुरी, वो भी पूर्वी नागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि एक वजह बन गई, लिपि एक वजह बनी। दूसरी चीज ये है कि जो अहोम जाति आती है, जो 1200 से लेकर 1700 तक शासन करती है असम में, उसने बदल दिया पूरी तरह से असम के कल्चर को, असम के ढांचे को बदल दिया। बोडो जनजाति थी, लेकिन अहोम जनजाति नहीं थी। वो शान जो चीन से आए थे वो जनजाति प्रकृति के नहीं थे। वो शासन सत्ता के चलाते वो जनजाति ढांचे में नहीं रह गए, तो बदल गया। और फिर दूसरी बात कि पूर्वोत्तर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, जैसे ही पूर्वोत्तर, जिसको चिकन नेक कहते हैं, एक आप भारत के नक्शे को देखें तो चिकन नेक जो है भारत के नक्शे दिखाई पड़ेगा, पतला सा, उसको चिकन नेक ब्रिटिश काल में दे दिया गया। अब जब आप जाते हैं तो गुवाहाटी आप प्रवेश करेंगे, या गुवाहाटी से पहले भी असम में प्रवेश कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि असम खाली गुवाहाटी में जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान के ही जैसे किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग आपके चेहरे से परिचित हो जाते। लेकिन जब गुवाहाटी से आगे बढ़ते हैं, जैसे ही गुवाहाटी से आगे बढ़ेंगे पूरा माहौल बदल जाएगा। माहौल इस तरह से बदलेगा कि जिससे आप बात करेंगे वो आपकी भाषा नहीं समझने वाला, जिससे आप मिलेंगे वो हो सकता है कि आपके चेहरे की भाषा से, हाव भाव से कुछ चीज समझ जाए, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। भाई उनकी भाषा अलग है, उनकी पहचान अलग है, उनके चेहरे का ढांचा अलग, सब अलग हो जाता है। तो ये जो सामाजिक ताना बाना है, ये उनके मानसिकता के निर्माण में भी कहीं न कहीं एक बड़ा कारण बन गया। और भाषा वैज्ञानिकों ने, खास तौर पे कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इस पर मेहनत की, इधर करीब 10-20 वर्षों में। मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अंग्रेजी में अधिक गंभीर काम हुए। अंग्रेजी के जो स्कॉलर हैं, जो भारतीय हैं और जो विदेशी भी हैं, उन्होंने पूर्वोत्तर के भाषाओं पर सर्वाधिक गंभीर काम किए। फिर मैं कहूं कि दोनों तरह के, वो विदेशी विद्वान भी हैं अंग्रेजी भाषा में और भारतीय विद्वान भी, दोनों। लेकिन जो भाषिक निर्मिति है वह भी देवनागरी इसके कोई तालमेल नहीं खाती है। सर, हमारे सम्मानित सर बैठे हुए, वो भी अच्छी तरह की चीज जानते होंगे कि भारत की जो भाषा निर्मिति है, जो ध्वनियां हैं, वो कमोवेश पूरे हिंदुस्तान में आपको मिल जाएंगी। वो राजस्थानी में भी मिल जाएंगी, वो बांग्ला में भी मिल जाएंगी, असमिया में मिल जाएंगी, देवनागरी अपने हिंदी क्षेत्र में तो है ही, लेकिन जब पूर्वोत्तर में जाएंगे ध्वनियां बदल जाएंगी। यहां तक कि पूर्वोत्तर के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण करना आपके लिए टेढ़ी खीर होने वाली है। टेढ़ी खीर मुहावरा बन गया, शायद उससे भी ज्यादा टेढ़ी हो लगे आपको, बहुत कठिन है। उसका कारण है कि चाइनीज लैंग्वेज जिस तरह से
पूरे विश्व में कठिन भाषाओं में मानी जाती है, वैसे ही कठिन पूर्वोत्तर की भाषाओं को बोलने में कठिनाई होती है। हमारे विभाग में विद्यार्थी, असम के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अरुणाचल के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो सब आते हैं, उनके नामों का उच्चारण करने में हम लोगों को पसीने छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई बार उनसे बुलवाते तो नाम बताओ, वो बोलते भी हैं कि सर मेरा ये नाम है, और हम लोग नहीं बोल पाते। तो ये जो भाषा है और उनकी ध्वनियां हमारी ध्वनियों से बड़ी सूक्ष्म है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी ध्वनियों में महीनीपन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी ध्वनियों से भी अधिक महीन ध्वनियां उनकी ध्वनियां। क्यों? क्योंकि उच्चारण की कठिनाई की वजह से ध्वनियों को और ज्यादा बारीक करना पड़ा। उच्चारण चूंकि करना है तो उसी हिसाब से ध्वनियों को निर्माण करना पड़ेगा, और उनकी ध्वनियां बारीक हो गई। लिपि की समस्या मैंने कभी कभार चर्चा की है। आपसे मैं आज के व्याख्यान में सबसे मुख्य अपनी तरफ से जो समस्या रखना चाहूंगा वो लिपि ही है। और लिपि की समस्या केवल एक लिपि की समस्या नहीं है, केवल एक भाषी क्षेत्र की समस्या नहीं है, केवल 7 राज्यों की भाषा समस्या नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या से जुड़ी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि असम प्रांत केवल एक लिपि की वजह से उन 7 राज्यों से बिल्कुल अलग था, उसे पूर्वी नागरी मिल गई। लेकिन पूर्वोत्तर में कुछ ही ऐसी जनजातियों की भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि है, जैसे नेपाली, जाहिर सी बात है नेपाली की तो लिपि। इसके बाद लिंबू एक लिपि है, लेप्चा है वहां की, नेपाली, लिंबू, लेप्चा, भटपाली एक भाषा, जाट जनजाति, तो उनकी लिपि देवनागरी लिपि मिलती है, मणिपुरी। लेकिन अधिकांश जनजाति भाषाएं हैं वो वहां की अपनी लिपि नहीं है, वो रोमन लिपि है। और रोमन लिपि क्यों है उसके पीछे अपने कारण है। ब्रिटिश काल के आरंभ से ही 300 वर्षों का जो लगभग हमारा ब्रिटिश पीरियड रहा है, उस ब्रिटिश काल में ईसाई मिशनरियां बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर में पहुंचती हैं, बड़ी संख्या में, और पूर्वोत्तर में पहुंच करके उनको ट्रांसफॉर्म करती हैं। ट्रांसफॉर्म करने के उनके अपने मकसद रहे, हम सब किताबों में पढ़ते और जानते हैं, उसमें बहुत उनके 2-3 मकसद बड़े साफ थे। एक तो ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना है, उनको जो है अपने शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत करना है, उनको भाषा देनी है, उनको ज्ञान देना है अपने तरीके से, और लिपि भी अपनी दे देनी है, और दिया भी उन्होंने। 1894 ईस्वी में खास तौर पे प्लूविन एक विद्वान हुए, उन्होंने मीजो को अपनी एक रोमन लिपि दी, मीजो भाषा। इस तरीके से आप खासी देखेंगे उसकी भी रोमन लिपि है, गारो जाएंगे उसकी भी रोमन लिपि है, और बाकी जितनी जनजाति भाषाएं हैं कमोवेश सब में रोमन लिपि की ही प्रधानता बनी हुई है। लेकिन अब इधर एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बड़े देर में अब हमारे हिंदी या देश के विद्वान जगह हैं, उनकी बड़ी बेचैनी है कि पूर्वोत्तर की लिपि देवनागरी क्यों है, रोमन लिपि क्यों है, देवनागरी क्यों नहीं। सवाल यह है कि देवनागरी आपकी क्यों? केवल देवनागरी लिपि थोपने के लिए आप देवनागरी देना चाहते हैं, और रोमन लिपि जो सैकड़ों सालों से उनकी अपनी लिपि बनी हुई है, जो उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, वह क्यों नहीं? तो इधर संगठनात्मक कुछ प्रयास होने लगे। संगठनात्मक प्रयास जब मैं कर रहा हूं तो समझ जाइए कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित संगठनात्मक प्रयास। और जो परेशानी क्या हुई है कि देवनागरी लिपि के बहाने कुछ और अपना वहां देना चाह रहे हैं, देवनागरी लिपि के बहाने कुछ और वहां पर आप लागू करना चाह रहे हैं। इस चीज को पूर्वोत्तर के लोग समझने लगे कि देना है हिंदी भाषा,
देना है देवनागरी लिपि, प्रचार करना है हिंदी का, लेकिन पीछे मकसद कुछ और है, और वो इनकार करने लगे। वो इनकार करते हैं, कहीं नहीं। वो अब सोचिए कि पूर्वोत्तर में देवनागरी कहीं कहीं तो है, लेकिन पूरा पूर्वोत्तर इस चीज को लेकर सजग हो गया है कि मुझे देवनागरी नहीं चाहिए, मुझे रोमन लिपि ही चाहिए। आप पूर्वोत्तर में जाइए, किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, आपको अंग्रेजी की सबसे पहली प्रधानता मिलेगी। जितना वो ज्यादा सम्मान अपनी भाषा का करते हैं, शायद आज की तारीख में उससे कहीं ज्यादा सम्मान अंग्रेजी का करते हैं। सम्मान का मतलब प्यार, यहाँ भाषा का सम्मान तो अलग ही, लेकिन प्यार करते हैं अंग्रेजी से। एक टैक्सी ड्राइवर से जाइए, वो अंग्रेजी में धड़ल्ले से बात कर लेता है। बाजार में जाइए, अंग्रेजी मिल जाएगी, सड़क पे जाइए, अंग्रेजी मिल जाएगी बोलते हुए। लेकिन आपकी अपनी भाषा जो आपको प्यारी है, जिसको हम लोग हिंदी यहाँ कहते हैं, वो अगर जाइए तो वहां पर आपकी अपनी भाषा से प्यार करने वाला वहां का कोई नहीं मिलने वाला। हाँ, संजोग से कोई मिल गया आपका अपना बोलने वाला, तो बात अलग है, बड़े खुश हो जाएंगे कि भोजपुरी बोलने वाला मिल गया, पैर से बतवा लेंगे, लेकिन वो नहीं मिलेगा आपको। तो आज पूर्वोत्तर भारत में जो राष्ट्रीयता की बात बहुत अक्सर चल रही है, मैं आपसे कहूं कि पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीयता एक नाजुक मुद्दा है, और उसके पीछे भाषा एक कारण है, उसके पीछे लिपि भी एक कारण है। लिपि हम थोप नहीं सकते, और ये जो ब्रिटिश ईसाई मिशनरियां पूर्वोत्तर में गई, उन्होंने कुछ बड़े अच्छे काम किए, बड़े अच्छे काम किए, और इसीलिए आज पूर्वोत्तर उनके लिपि को, उनकी भाषा को, उनके कल्चर को भी, तीनों चीजें एक साथ जुड़ गई, भाषा भी, लिपि भी, उनका कल्चर भी, वो छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा, पूर्वोत्तर की जनजातियों के बीच में जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसको वो शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की। यहां तक कि व्याकरण, अब सोचिए कि जब अपनी लिपि ही नहीं होगी तो व्याकरण क्या होगा। व्याकरण बहुत सामान्य किस्म का व्याकरण है, और जो व्याकरण भी है वो रोमन व्याकरण है। जाहिर सी बात है कि लिपि अगर रोमन लिपि है, अंग्रेजी भाषा है, तो व्याकरण भी उसी का होगा, वो व्याकरण भी वही है। लेकिन उन लोगों ने प्रारंभिक व्याकरण निर्माण का कार्य किया, और बड़ा ऐतिहासिक महत्व का कार्य उसको माना जाएगा, छोटा मोटा काम नहीं है। आगे चल करके इधर कुछ कोश निर्माण भी हुए, और इस कोश निर्माण में व्यक्तिगत प्रयास भी हुए, लेकिन संगठनों की भी भूमिका रही। जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान ने इधर करीब अनुमानतः 10 वर्षों के भीतर कोश निर्माण का प्रयास गंभीरता से किया। कुछ कोश निर्माण अच्छे हुए हैं। त्रिभाषा कोश निर्माण, मतलब हिंदी, अंग्रेजी और वहां की जनजाति भाषा। और वो कोश निर्माण दोनों तरह का है, शाब्दिक कोश निर्माण और वाक्य कोश निर्माण। मतलब व्यवहारिक जीवन में जो तमाम सारे शब्द बोले जाते हैं, उनका हिंदी में अर्थ क्या होगा, अंग्रेजी में अर्थ क्या होगा, और वहां की जनजाति भाषा में क्या अर्थ होगा, उन तीनों के अर्थ कोश में दिए जा रहे हैं। तो इससे एक सुविधा बनी। और इधर मौखिक साहित्य का संकलन, मौखिक साहित्य का संकलन खास करके 2 रूपों में होता है। ब्रिटिश काल में तमाम सारे अलग अलग विद्वान यूरोपीय देशों से आए, और उन्होंने जो है वहाँ के लोक साहित्य का, लोकगीतों का, लोक गाथाओं का, लोक कथाओं का संकलन किया। अब सोचिए कि उन विद्वानों के प्रयास से प्रेरित होकर के भारतीय विद्वानों ने कोश संकलन का कार्य आरंभ किया। मेरी जानकारी में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो पूर्वोत्तर के मौखिक साहित्य को संकलित करने के लिए किसी भारतीय की तरफ से पहले प्रयास किया गया हो, किसी भी ढंग। यहाँ हमारे पूर्वोत्तर के शिक्षक और विद्वान जो कि लंबे समय तक पूर्वोत्तर में रहे हैं, प्रभात जी, वो भी इस बात को बेहतर समझते हैं। इतिहास की पुस्तकों पढ़ेंगे, सारे
मौखिक साहित्य का संकलन सबसे पहले विदेशी यूरोपीय विद्वानों ने ही आरंभ किया, चाहे लोकगीत हो, चाहे वो लोक कथाएं हो, चाहे अन्य विधाओं की रचनाएं। अब जो भाषा इस समय हमारे पूर्वोत्तर में निर्मित हो रही है, उसके 2-3 फोकस हैं, 2-3 केंद्र हैं। वही केंद्र ही बचाए हुए हैं पूर्वोत्तर के भाषिक संरचना को। उसमें एक है व्यापार इसमें खूब बड़ा है पूर्वोत्तर में, व्यापारिक आदान प्रदान, और उससे भी बड़ा बाजार। जैसे कि और बाजार जो बहुत हाई फाई किस्म के बाजार डेवलप हो रहे हैं, वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो तो उसकी तो अपनी प्रकृति है भाषा की। जो बड़े बाजार हैं वहाँ अंग्रेजी भाषा ज़्यादा चलती है, वहाँ मार्केट लैंग्वेज चलती है इंटरनेशनल। लेकिन जो टिपिकल बाजार है, लोकल बाजार है, छोटे छोटे बाजार हैं, वहाँ पर भाषा का निर्माण बड़े अलग तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि खास तौर पे जो ग्राउंड रूटेड लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, वे जो है बाजार में जा करके भाषा का निर्माण कर रहे हैं। सोशल मीडिया बड़ी भूमिका निभा रही है। और इस तरीके से देखा जाए तो हिंदी की जो बीच में भूमिका है, वो हिंदी की भूमिका असल में अभी भी वो संपर्क भाषा जैसी ही है। संपर्क भाषा के रूप में कह दिया जाए तो फिलहाल ठीक ही होगा। हमारे पास एक पर्ची आई है, उसका ध्यान रखना है। लेकिन सवाल अस्मिता का है, जैसा कि अक्सर उठता है। मैं कहता हूं समानांतर अस्मिता का होना चाहिए, केवल अस्मिता नहीं, समानांतर अस्मिता। और समानांतर अस्मिता का मतलब है जैसे आप यहां पर मौजूद हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, वैसे ही पूर्वोत्तर की आइडेंटिटी होनी चाहिए। प्रभुत्व की भाषा अक्सर निर्णायक भाषा होती है, सत्ता, अधिकार और शासन की भाषा ही निर्णायक भाषा होती है। स्वीकृति उन्हीं की मिली रहती है, इसको बदलने की आवश्यकता है। एक भाषा वैज्ञानिक हुए सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने पूर्वोत्तर की भाषाओं की चर्चा की है, लेकिन उस स्तर के भाषा वैज्ञानिक हमारे बीच में अब नहीं है जिसकी मांग पूर्वोत्तर भारत करता है। और समूचा पूर्वोत्तर एक ऐसे देश का क्षेत्र है, जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो उस समय एक नारा बड़ा चला था, लुक नॉर्थ ईस्ट। धीरे धीरे वो नारा भी खत्म हो गया। इस समय जो सरकार है वो नारा तो नहीं दे रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान है, उसका अपना नजरिया है। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग कहते हैं उगते हुए सूरज की भूमि, तो भौगोलिक एक कारण हो गया। लेकिन सही आपसे बताऊं कि पूर्वोत्तर भारत में अभी सही अर्थों में सूर्योदय होना बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ